हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ेंगे हम लोग इस सीरीज में आगे और करेंगे इस वीडियो में इस सीरीज का सेट नंबर 88। ये इस पूरी सीरीज का सेट नंबर 88 है और लाइट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 10 है। अगर हम क्लास 10th के अकॉर्डिंग बात करें तो लाइट के अंदर आपको दो चैप्टर्स पढ़ने हैं। जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। ये 7-8 सवाल बचे हुए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा और आज के ही इस वीडियो से लाइट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम क्लास 10th के अंदर देखें तो उसका नाम है रंग बिरंगा संसार। आई थिंक यही है, रंग बिरंगा संसार, जिसके अंदर जो अपवर्तन है उस पर आधारित जो भौतिक घटनाएं होती है हमारे दैनिक जीवन में उनके बारे में देखा जाएगा। प्रकीर्णन क्या है उनके बारे में देखा जाएगा। प्रिज्म से होकर के जो प्रकाश का विक्षेपण होता है उनके बारे में देखा जाएगा। तो इन सब के बारे में हमें लाइट का जो दूसरा चैप्टर है उसके अंदर पढ़ना होता है। तो आज के ही इस वीडियो से हमारा जो प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन है ये समाप्त हो जाएगा और लाइट का दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि उनके प्रश्न हम लोग इसी वीडियो से शुरू कर देंगे। इस सीरीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल का आईडी है। आप इस आईडी के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं प्रश्नों को। लाइट चैप्टर का ये पार्ट नंबर 10 है और पूरे सीरीज का सेट नंबर 88 है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता बोल दे या फिर शक्ति बोल दे, यानी कि पावर। तो पावर का फॉर्मूला आपने देखा था 1/f होता है। f हमारा यहाँ पर मीटर में होता है, तो ये जो पावर निकल करके आएगा वो डायोप्टर में निकल करके आएगा। अगर मान लो फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप 100/f फॉर्मूला को लगाएंगे। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, तो हमने क्या पढ़ा है कि जो f है हमारा ये पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए f जो है हमारा पॉजिटिव होता है। अगर f हमारा पॉजिटिव होता है तो हम बोल सकते हैं जो पावर है ये भी पॉजिटिव होता है। तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है हमेशा धनात्मक, और अगर हम अवतल लेंस की बात करेंगे तो हमेशा ऋणात्मक। कॉनकेव लेंस के लिए हमेशा ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है हमेशा ऋणात्मक। बी हमारा आंसर। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अपसारी लेंस बोले तो अवतल लेंस। तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस बोलते हैं और अवतल लेंस के लिए पावर जो है हमेशा नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव वाले को पहले ही काट दो। यहाँ पर पावर बराबर फॉर्मूला होता है 1/f अगर f हमारे पास मीटर में है और 100/f अगर f हमारे पास सेंटीमीटर में है। यानी कि सेंटीमीटर में अगर आपको फोकस दूरी दी गई है तो उसको आप क्या करो कि पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो ये फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो P = हो जाएगा 100/-50। भाई फोकस दूरी जो है अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है, तो -2 डायोप्टर हमारा आंसर। -2 डायोप्टर इज द राइट आंसर। 5 डायोप्टर क्षमता वाले एक उत्तल लेंस को 3 डायोप्टर क्षमता वाले एक अवतल लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। इस संयोजन की फोकस दूरी कितनी होगी? देखो, संयोजन के लिए जो P नेट आता है वो होता है P1 + P2 + P3। ऐसे साइन के साथ हम लोग जोड़ते हैं। हमारे पास 2 ही लेंस है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे P नेट = P1 + P2। साइन के साथ जोड़ेंगे। उत्तल लेंस के लिए पावर हमारा पॉजिटिव होता है तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और अवतल लेंस के लिए जो क्षमता है वो ऋणात्मक होती है तो यहाँ पर -3। तो यहाँ पर निकल करके आया हमारे पास 2 डायोप्टर। अब पावर का फॉर्मूला होता है 100/f। यहाँ से f हो जाएगा 100/p यानी कि 100/2 यानी कि 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर निकल करके आएगा। एक 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई को -2.5 डायोप्टर की क्षमता वाले एक लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। सुई के प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? देखो, जो वस्तु दूरी है वो है हमारे पास -20 सेंटीमीटर और ये जो ऊंचाई है वस्तु की वो है 6 सेंटीमीटर। तो वस्तु की ऊंचाई हमेशा हम लोग धनात्मक लेते हैं। हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए तो भैया हमें निकालना होगा क्या? ये निकालना होगा, मैग्निफिकेशन निकालना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास f/f + u। u तो पता है लेकिन f नहीं पता है, तो f हम लोग निकाल लेते हैं। f बराबर हो जाएगा 100/p 100/-
-2.5 है यहाँ पर, तो -2.5 डालेंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 जाएगा, 25 चौके में 100 यानी कि -40 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये निकाल लो, -40 बट्टे में -40 -20 तो -40 बट्टे में -60, ये हो जाएगा 2 दूनी में 4 2 तिहाई 6, 2 बट्टे में 3 m आ गया, तो यहाँ से HI बराबर हो जाएगा m इंटू में HO, तो 2 बट्टे में 3 और गुने में 6, 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर। 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस संयोजन डैश के रूप में कार्य करेगा। फिर से यहाँ पर हम लोग P नेट निकालेंगे, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा, P1 है 8 और P2 है -4, तो ये बराबर हो जाएगा 4 डायोप्टर। अब P बराबर होता है 100/F, तो ये F निकल करके आएगा 100/P, 100/4 यानी कि 25 सेंटीमीटर। यहाँ जो F है यह है प्लस 25 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी जो है धनात्मक होती है उत्तल लेंस के केस में, तो 25 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस, डी हमारा आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु को 4 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस निकालेंगे, फोकस दूरी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 100/F, 100/4 25, सॉरी ये F हो जाएगा, ये हमारा P हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ जो है हमारे पास है प्लस 25 सेंटीमीटर, और जो U है ये है 30 सेंटीमीटर, और ये है उत्तल लेंस, क्योंकि F जो है हमारा पॉजिटिव है। ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है, ये डिस्टेंस हमारा 25 सेंटीमीटर है। वस्तु को रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये 25 है, ये हमारा 50 है, तो वस्तु को यहाँ पे रखा गया है। अगर वस्तु को यहाँ पे रखा जाएगा, F1 और 2F1 के बीच में रखा जाएगा, तो प्रतिबिंब का निर्माण ये होगा 2F2 से परे, 2F2 से परे होगा, साइज में बड़ा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, तो वास्तविक और उल्टा हमारा आंसर। अगर आप न्यूमेरिकली निकालना चाहते हैं तो m का मान निकालो, F/F प्लस U, ये 25 हो जाएगा, 25 -30, देखो U हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे, है ना, वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक लेते हैं, ये हो जाएगा -5, m का मान देखो ऋणात्मक है, यानी कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और m का मैग्नीट्यूड जो है 1 से बड़ा है, यानी कि वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वस्तु के तुलना में बड़ा है। किसी वस्तु को एक -10 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब डैश होगा। देखो पावर जो है निगेटिव है, तो पावर निगेटिव किसका होता है, अवतल लेंस का होता है, अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है, तो डी हमारा आंसर। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अभिसारी लेंस को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया, इन दोनों लेंसों के संयोजन की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो संयोजन की क्षमता ज्ञात करने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, साइन के साथ सारे पावर को हम लोग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पावर निकाल लेते हैं, P1 बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 100/F, तो ये है 100 और f, f जो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर है यहाँ पर, और ये अभिसारी लेंस है, यानी कि f जो है हमारा ये प्लस में होगा, तो 2 डायोप्टर। जो P2 है इसके लिए फिर से हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो 100 इस बार क्या है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, लेकिन अपसारी लेंस है यानी कि अवतल लेंस है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, 20 पंचे 100। अब यहाँ पर क्या है कि साइन के साथ हम लोग जोड़ देंगे, 2 डायोप्टर -5 डायोप्टर यानी कि -3 डायोप्टर, -3 डायोप्टर, ए हमारा आंसर हो जाएगा। यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात करना है, आंसर हमें मीटर में दिया हुआ है, यानी कि 1/p, ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, F = 1/p, तो 1/3 ये हो जाएगा हमारे पास कितना, उत्तल लेंस है ना, तो पावर हम लोग पॉजिटिव में ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास
0.33 मीटर। बी हमारा आंसर। अब यहां से हमारा जो लाइट का दूसरा चैप्टर है ये स्टार्ट होता है। उसके प्रश्न हम लोग करेंगे। निम्नांकित अंगों में से कौन कैमरे की भांति कार्य करता है? भाई कैमरे की भांति कार्य कौन करता है? हम सब जानते हैं आई। नेत्रगोलक की आकृति लगभग डैश है तथा इसका व्यास डैश होता है। नेत्रगोलक, ये पूरा हमारा नेत्रगोलक है तो लगभग गोलाकार होता है और जो व्यास है वो 23 सेंटीमीटर होता है ना। व्यास यानी कि ये 23 सेंटीमीटर, माफ करिएगा 23 नहीं 2.3 सेंटीमीटर। 23 सेंटीमीटर इतना बड़ा नहीं होता है, 2.3 सेंटीमीटर। तो नेत्रगोलक की आकृति लगभग गोलाकार है तथा इसका व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2.3 सेंटीमीटर। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन डैश के बाहरी पृष्ठ पर होता है। देखिए ये जो हमारी आंखें होती है इनमें आपको एक व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा होगा। ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है इसे हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं और ये अपारदर्शी होता है, यानी कि यहाँ से प्रकाश जो है हमारे आंखों के अंदर प्रवेश नहीं करता है। उसके बाद ये रंगीन पार्ट आपको दिख रहा होगा, आइरिस, ब्लू। तो ये जो रंगीन भाग होता है हमारे आंखों का उसे हम लोग परितारिका बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। यहाँ से भी प्रकाश हमारे आंखों के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये छेद है, होल, और यहीं से प्रकाश जो है हमारे आंखों में प्रवेश करता है और इसे हम लोग पुतली बोलते हैं। अब ये जो पूरा पार्ट है इसके ऊपर समझ लो एक पन्नी है, ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी पन्नी है जिसे हम लोग बोलते हैं कि पारदर्शी झिल्ली है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। यानी इस पूरे आंख के ऊपर जो भी आपको यहाँ पर पार्ट दिख रहा है इसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पतली सी झिल्ली है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्निया, स्वच्छमंडल। तो अगर आंखों में प्रकाश को प्रवेश करना है तो सबसे पहले वो जाकर के किससे टकराएगा? कॉर्निया से टकराएगा, क्योंकि सबसे बाहर वही है। प्रकाश जो है आंख के इसी वाले हिस्से पर आकर के हिट करता है और सबसे ज्यादा जो अपवर्तन होता है प्रकाश का वो यहीं पे होता है। डैश एक गहरा पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ये जो आंखों का रंगीन भाग है जिसे हम लोग परितारिका बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, अगर ये आइरिस फैलता है तो पुतली का साइज, ये जो ब्लैक कलर का पार्ट है ये फैलता है। अगर ये जो आइरिस है ये सिकुड़ता है तो ये पुतली का साइज जो है छोटा हो जाता है। तो इसके फैलने से और सिकुड़ने से पुतली का साइज जो है बड़ा छोटा होता है। तो पुतली के साइज को जो है नियंत्रित करता है परितारिका, बी हमारा आंसर हो जाएगा। और आंखों में जाने वाली जो प्रकाश की मात्रा है उसे नियंत्रित करती है पुतली और पुतली को नियंत्रित करता है आइरिस। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता या करती है पुतली, है ना। ये पुतली यहां पर भी देख लेना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है तो ये पूरा डायग्राम आपको याद होना चाहिए। मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? मानव नेत्र के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? तो ये है रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, हिंदी में दृष्टि पटल, इंग्लिश में रेटिना। यहां पर देखिए ये है दृष्टि पटल, ये पूरा रेटिना होता है जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक और उल्टा होता है। इस दृष्टि पटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। अभिनेत्र लेंस नहीं होता है, अभिनेत्र लेंस यानी कि आई लेंस, है ना, आई लेंस, इसकी बात की जा रही है कि नहीं होता है। रेशेदार जेलीवत पदार्थ, सही है। अब ये जो लेंस है हमारे आंखों में ये ऐसा नहीं है कि ग्लास का बना हुआ है और एकदम कठोर है, रिजिड है, नहीं, रेशेदार जेलीवत पदार्थ है। और ये उत्तल लेंस होता है। ये जो नेत्र लेंस है हमारे आंखों में जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। क्रिस्टलीय है? नहीं, क्रिस्टलीय नहीं है। अनिश्चित फोकस दूरी वाला लेंस है, सही है, तो नहीं है क्रिस्टलीय। अनिश्चित फोकस दूरी वाला लेंस है। देखो जो क्रिस्टलीय लेंस होता है उसकी फोकस दूरी फिक्स होती है कि इस लेंस की फोकस दूरी इतनी है, लेकिन हमारे आंखों में जो नेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो है निश्चित नहीं है, क्योंकि ये जेलीवत पदार्थ से बना हुआ है। तो ये जो लेंस है ये पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है, और पतला मोटा जब ये लेंस होगा तो इसकी फोकस दूरी में जो है परिवर्तन भी होता है। यानी हम वस्तु दूर की देख रहे हैं या पास की देख रहे हैं, इस हिसाब से इसके फोकस दूरी में जो है परिवर्तन होता है। तो अनिश्चित फोकस दूरी वाला ये लेंस होता है जो हमारे आंखों में है। आंसर हमारा सी हो जाएगा।
बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए जो रेटिना है, जो दृष्टि पटल है, इनमें बहुत सारी जो है ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है जो लाइट को लेकर के सेंसिटिव है। वही कोशिकाएं जो होती है वो लाइट को रिसीव करती है। लाइट सेंसिटिव कोशिकाएं होती है रेटिना में। शंकु और क्षर कोशिकाएं पाई जाती है रेटिना में। ये जो है यहाँ पर कि प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, ये दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं शंकु कोशिका और जो दूसरा प्रकार है उसे बोलते हैं क्षर कोशिकाएं, यानी कि कॉन सेल्स एंड रॉड सेल्स। यही होती है प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं। डैश प्रकाश को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए उत्तरदायी है और डैश विद्युत सिग्नलों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो ये रेटिना है ये लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है और फिर वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाने का काम जो है ये दिक् तंत्रिकाएं जो होती है वो करती है। तो रेटिना ने क्या किया, लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, फिर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को ब्रेन तक लेकर के ये जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं वो लेकर के जाते हैं। तो रेटिना और दिक् तंत्रिका हमारा आंसर। जब हम किसी तीव्र प्रकाश से किसी मंद प्रकाशित कमरे में प्रवेश करते हैं तो मान लीजिए बाहर में बहुत तेज धूप है, तेज रोशनी है, वहां से आप किसी ऐसे कमरे में आते हैं जहां प्रकाश की मात्रा जो है कम है, थोड़ा कमरा मान लो कि अंधेरा है। ऐसे केस में आप जानते हो कि जो हमारी आंखें होती है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है, आंखें जो है अच्छे से खुल जाती है। तो उसमें होता क्या है कि जो परितारिका है ये फैल जाता है, ये जो परितारिका है आइरिस ये फैल जाता है। इसके फैलने से मैंने आपसे कहा कि पुतली का साइज बड़ा हो जाता है ना, पुतली का साइज बड़ा हो जाता है। पुतली का साइज अगर बड़ा हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जो है हमारे आंखों में प्रवेश करेगा। भाई हमें चीज़ें देखनी है, कमरे में अंधेरा है, कमरे में उतनी प्रकाश है नहीं, तो जो पुतली है उसका आकार बड़ा हो जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश जो है हमारे आंखों में प्रवेश कर सके और हमें चीज़ें दिखाई पड़े। वहीं अगर हम बाहर निकलते हैं जहाँ बहुत रोशनी है, तेज़ धूप है, ऐसे केस में क्या होगा, ये परितारिका जो है सिकुड़ेगा, जिससे पुतली का साइज जो है, मान लो ये परितारिका है तो पुतली का साइज जो है ये छोटा हो जाएगा। जब परितारिका जो है सिकुड़ेगा तो ये पुतली का साइज जो है छोटा हो जाएगा। इसके पीछे कारण ये है कि ऑलरेडी बाहर में रोशनी बहुत ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, तीव्रता भी ज़्यादा है, तो पुतली के आकार छोटा होने से प्रकाश जो है हमारे आंखों में कम प्रवेश करेगा। वरना अगर ज़्यादा प्रवेश किया तो जो रेटिना के सेल्स हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे, मर सकते हैं। तो उपर्युक्त सभी हमारा आंसर। मानव नेत्र डैश की परिवर्ती द्वारक की भांति कार्य करता या करती है। तो यह है परितारिका। परिवर्ती द्वारक यानी कि अपर्चर जो है वेरिएबल है, वेरिएबल अपर्चर की भांति कार्य करता या करती है। तो परितारिका है, जो परितारिका है यह परिवर्ती द्वारक के जैसे व्यवहार करता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक डैश द्वारा रूपांतरण किया जा सकता है। मैंने आपसे कहा कि जो अभिनेत्र लेंस है वो कोई क्रिस्टलीय तो है नहीं कि जिसका शेप जो है फिक्स है, फोकस दूरी फिक्स है। ये जो अभिनेत्र लेंस है कभी जरूरत पड़ने पर मोटा भी हो सकता है और जरूरत पड़ने पर पतला भी हो सकता है। तो लेंस को मोटा करने के लिए और पतला करने के लिए हमारे आंखों में संरचना होती है पक्षमाप पेशियां। ये जो पक्षमाप पेशियां होती है वही है जो लेंस को पकड़े हुए रहती है। ये जो पक्षमाप पेशियां होती है, सिलियरी मसल हम जिसे बोलते हैं, ये लेंस को पकड़े हुए रहती है और इसी के फैलने सिकुड़ने से जो है लेंस पतला या मोटा होता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी डैश भी परिवर्तित हो जाता है या हो जाती है। ये अभिनेत्र लेंस मोटा है और ये अभिनेत्र लेंस पतला है, ये ज़्यादा कर्व है, ये कम कर्व है। तो यहाँ पर फोकस दूरी कम हो जाती है, इस वाले में फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसके पीछे कारण है सिलियरी मसल, उसी के सिकुड़ने फैलने से जो ये वक्रता है इसमें परिवर्तन आता है जिससे कि फोकस दूरी में परिवर्तन आता है। तो सी हमारा आंसर। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 88 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।